नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द IGA शो में। और जैसा कि हम सबको पता है, बैंक ऑडिट का टाइम आ चुका है। सारे CS को ऑलमोस्ट बैंक ऑडिट अलॉटमेंट आने वाला है, आ चुका है कईयों के पास। तो बैंक ऑडिट करने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी होती हैं, समझना ज़रूरी होती हैं। तो इसके विश्लेषण के लिए मैंने इंडिया के एक्सपर्ट CA वैभव चावला जी को अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद वैभव जी, आपने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया थैंक यू सो बैंक मच ऑडिट की बारीकियों को बताने के लिए। अब मैं शुरुआत करता हूँ ज़्यादा समय ना खराब करते हुए कि बैंक ऑडिट सर अगर मैं करने जा रहा हूँ एज अ फ्रेशर, तो बैंक ऑडिट करते समय मेरे को सबसे पहले मेरे दिमाग में क्या बातें आनी चाहिए? देखिए मनीष भाई, बैंक ऑडिट सबसे पहले एक सीए कर सकता है। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिट कंपनीज का होता है, वैसे ही बैंक ऑडिट होता है। हम लोग एज अ सीए दो तरीके से बैंक के ऑडिट में अपॉइंट हो सकते हैं, एक सेंट्रल ऑडिटर की तरह, एक ब्रांच ऑडिटर की तरह। तो नॉर्मली मैक्सिमम सीए जो हमारे मीडियोकर सिटीज़ में हैं, वो ब्रांच ऑडिटर की तरह अपॉइंट होते हैं। तो ऑडिटिंग में जहाँ कंपनीज एक्ट पूरा एप्लीकेबल होता है, वो तो हम पूरे साल भर करते हैं। ब्रांच ऑडिट्स में कहीं ना कहीं हमको कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना पड़ता है जब हम उसमें जाते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक रेगुलर टास्क नहीं है, ये वंस इन अ ईयर का टास्क है जिसको हमें बहुत ही लिमिटेड पीरियड में कवर अप करना होता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, सबसे पहले हमको आरबीआई की तरफ से ब्रांचेस की अलॉटमेंट होती है। तो ब्रांच की तरफ से जब आरबीआई की तरफ से अलॉटमेंट हो गई, तो हमको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जैसे हम प्रीवियस ऑडिटर का एनओसी लेंगे। ठीक है। एनओसी लेने के बाद हमारे पास एक ऑडिटी आ गया, जिस ब्रांच का रिप्रेजेंटेटिव होगा हमारे लिए ब्रांच मैनेजर। हमें उससे बात करना है और हमें पूरी कोशिश करनी है कि ब्रांच का एक ओवरव्यू हमको ऑन दी कॉल मिल जाए कि वो ब्रांच का एक्सपोजर क्या है। क्योंकि हमें मेनली अपने सेंट्रल ऑडिटर को गाइड करना है कि इसकी इनकम रिकग्निशन सही है या कहीं इनकम लीकेज नहीं है या एक्सपेंसेस को ओवरबुक तो नहीं किया गया है। तो ये चीज़ करनी है। प्रीवियस ऑडिटर से हमको उसका ओवरव्यू एनओसी लेना लेना, है। अच्छा एनओसी ओवरव्यू लिया भी और लेना एक है। ओवरव्यू ले ओके, लिया। ठीक है। तो कुल मिला के आपका कहने का मतलब है, हमें अगर ऑडिट अलॉटमेंट होती है तो सबसे पहले हम एनओसी दें, बिल्कुल एनओसी उनसे ले लें। और अगर हमें ब्रांचेस अलॉटमेंट हो जा रही है टाइम से, तो हम उस ब्रांच का पूरा ओवरव्यू ले लें। अगर हम लोन्स की फाइल या जो भी एक्सेप्शन रिपोर्ट हम उनसे बाय मेल लेना चाहें, वो हम लेके अपनी वर्किंग करके जाएं तो शायद ज़्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। ठीक है सर। और इसमें हमने ये चीज़ें ले ली, अब हम ब्रांच में एंट्री कर रहे हैं। तो एंट्री करते समय सबसे पहला टास्क होता है इनकम रिकॉग्निशन का। और हम सबको पता है कि बैंक में सबसे ज़्यादा जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट से होती है, जो वो लोन सर्व कर रही है उसके ऊपर। तो हम सब का टारगेट भी यही होता है कि एडवांसेस को हम टच करें। हम एक एक करके एडवांस को कवर कर लेते हैं कि कौन से एडवांस में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो उसके लिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एग्रीकल्चर एडवांसेस हैं, क्योंकि हमारे देश में एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री कहा जाता है हमारा, तो एग्रीकल्चर ब्रांचेस भी हमारी ज़्यादा हैं। तो एग्रीकल्चर अगर कहीं पे एडवांसेस हैं तो हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए विनीश भाई, इसमें मैं सबसे पहले ऐड करना चाहूँगा कि अब हमसे आरबीआई पिछले 3-4 साल से, जैसे हमारी ऑडिट रिपोर्ट्स में इतनी डाइवर्सिफिकेशंस आई हैं, इतना डिटेलिंग आई है, वो हमसे स्पेसिफिक पॉइंट्स पूछता है कि आपको प्रोसेस देखना है बैंक का। क्योंकि बैंक के पास 500, 600, 1500, 2000 अकाउंट्स तक होते हैं। वो इम्पॉसिबल है कि आप एकदम से कवर कर लें। तो वो चाहता है कि पहले आप सैम्पलिंग करें। सैम्पलिंग आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास उस ब्रांच का ओवरव्यू होगा। बिल्कुल। ठीक, आप क्या कर सकते हैं, जैसे ही आप ब्रांच में एंटर हुए तो आप कोई प्रीवियस ऑडिटर की रिपोर्ट ले लीजिए, कोई आरबीआई इंस्पेक्शन हुआ है वो ले लीजिए, कोई इंटरनल ऑडिट है या कोई वो अगर कॉन्करेंट ऑडिट में कवर्ड है तो वो रिपोर्ट्स। तो उससे क्या होगा, एक आपको ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस ब्रांच में कैसे कैसे अकाउंट्स हैं, उनकी वर्किंग कैसे चल रही है। क्योंकि जो इंस्पेक्शन में हुआ उसमें लॉन्गर पीरियड लगा, कॉन्करेंट ऑडिटर में है, तो उनकी रिपोर्ट्स हमको बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई कर देती है, हमें गाइड कर देती हैं कि हमारी सैम्पलिंग किस हिसाब से होगी। बिल्कुल। और इस बार मतलब लास्ट ईयर से हम देख रहे हैं कि उस सैंपल के अकाउंट वाइज डिटेल हमको अपनी रिपोर्ट में डालनी है। तो आरबीआई इज़ वेरी वेरी स्पेसिफिक कि आपने अगर सैंपल लिया तो कौन सा लिया, आपने कैसे चेक किया। जनरलाइज कमेंट्स नहीं चलेंगे। अब हम आते हैं आपके सेकंड पॉइंट पे कि अगर आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे अलग अलग टाइप के अकाउंट्स होते हैं। एक्सपोजर जैसे एग्री ब्रांच है, बिजनेस एडवांसेस हैं, टर्म लोन्स हैं, हाउसिंग लोन्स हैं, इन सब के आपने बेसिस पे सैंपल ले लिए। तो हम एक एक करके चलते हैं। जैसे एग्री एडवांसेस हैं,
उसमें हमारे आरबीआई की गाइडलाइंस है, हमारा जो एग्रीकल्चर है, उस पे हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है। उसमें आपके पास 2 टाइप के क्रॉप्स होते हैं, एक तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स। लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स आरबीआई की डेफिनेशन है कि जिसका हार्वेस्टिंग पीरियड 1 साल से ऊपर का है, ओके। ठीक है? और हाँ, लॉन्ग के अलावा जितना भी हुआ, मतलब 1 साल से कम जो भी हुआ, वो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप हुआ। मतलब अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि शॉर्ट टर्म क्रॉप और लॉन्ग टर्म क्रॉप में कौन-कौन सी क्रॉप आ सकती हैं हमारे इंडिया के, या हमारे हम जैसे यूपी में बैठे हैं, तो यूपी के हिसाब से या नियर बाय एरिया में कौन-कौन सी क्रॉप्स आ सकती हैं? देखिए, लॉन्ग ड्यूरेशन में सबसे ज़्यादा, ऐसे हम यूपी में बैठे हैं तो गन्ना यहाँ का होता है जो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में आता है। ओके। बाकी जैसे छोटे-छोटे क्रॉप्स जैसे आपका पैडी हुआ, ये सब चीज़ें हुई, ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में आती हैं। तो इसमें हमारे आईरैक नॉर्म्स होते हैं इनकम रिकॉग्निशन के, तो वहाँ पे हमें एडवांसेस इसलिए चेक करते हैं कि भाई कहीं एनपीए में स्लिप तो नहीं हो गया, उसकी प्रोविजनिंग की ज़रूरत तो नहीं है हमको। तो उसमें क्या होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स अगर वो उनके ड्यू डेट से 2 क्रॉप सीजन तक ओवरड्यू चल रहे हैं, उनमें पैसा सर्व नहीं हुआ, तो उसे एनपीए की कैटेगरी में हमको शिफ्ट करना होता है। ओके। ऐसे ही लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में उसका क्योंकि लॉन्गर पीरियड होता है, तो उसमें 1 क्रॉप सीजन का हमको पीरियड मिलता है। मतलब उसमें इंटरेस्ट जितना भी चार्ज हुआ वो क्रेडिट हो जाना चाहिए। इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अच्छा, इंटरेस्ट और ओनली प्रिंसिपल फॉर दोनों दिस एग्री एडवांस, एग्रीकल्चर में। क्योंकि ओके। मतलब अगर हम हिंदी भाषा में कहें या अपने मीडिया कोर्स में कहें तो हम कहते हैं पलटी हो जाए। पलटी मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ओके। ओके, यानी 1 लाख का अगर मेरा लोन है, उस पे 5,000 रुपए का इंटरेस्ट लगा है, तो जी। 1,05,000 रुपए मेरे डेबिट क्रेडिट दोनों हो जाने चाहिए। एंड बेसिकली वो किसी और लोन से ना हो, ये सब हमारी वहाँ पे प्रोफेशनल जजमेंट पे प्रोफेशनलिज्म डिसाइड आएगी। करता है। जी। मतलब ये देखना है कि वो मतलब प्रॉपर सिस्टमेटिक हो, किसी हाँ। और लोन से या किसी और अकाउंट से ऐसे ट्रांसफर होकर ना हुआ जैसे हो। हम विंडो ड्रेसिंग कहते हैं, विंडो वो ना ड्रेसिंग हो। वो ना हो, मतलब एक लोन बंद करने के लिए दूसरे अकाउंट लोन क्रिएट कर दिया और वहां से वो जी। ट्रांसफर कर दिया, ऐसा ना हो। जी। ठीक है। यानी सबसे पहले एग्रीकल्चर में आपने बता दिया कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म हमें 2 बातें ध्यान रखनी है, जी। और 1 साल, और आपने बता दिया दोनों क्रॉप किस टाइप की होती है, उन दोनों में जीतने हैं। ठीक। सीसी लिमिट की अगर हम बात करें, सीसी लिमिट जो बिजनेसमैन अपने बिजनेस को चलाने के लिए सीसी लिमिट से लेते हैं, जिसे हम कैश क्रेडिट लिमिट भी कहते हैं। जी। तो कैश क्रेडिट लिमिट में हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट, अगर हम फाइल वेरीफाई करें तो उसमें क्या क्या देखना चाहिए हमें? बिल्कुल, सीसी लिमिट एक ऐसा एक्सपोजर है जो हर ब्रांच के पास होता है। किसी पे कम होता है, किसी पे ज़्यादा होता है। नॉर्मली ये शहरी ब्रांचों में ज़्यादा मिलेगा। इसमें क्या होता है कि आपको लिमिट दे दी गई, उस पे आपको इंटरेस्ट सर्व करना है। नॉर्मली इसके आईरैक नॉर्म्स या एनपीए नॉर्म्स ये कहते हैं कि 90 डेज तक अगर ये ओवर ड्यू चल रहा है या आउट ऑफ ऑर्डर चल रहा है, तो वो एनपीए कैटेगरी में शिफ्ट हो जाता है। मतलब आपने बोला 90 दिन को 3 महीने कहेंगे या 90 दिन को 90 दिन कहेंगे? 90 दिन को 90 दिन कहेंगे। ओके, यानी 3 महीने इसे हम नहीं मान सकते। नहीं कह सकते। और उसमें इंटरेस्ट सर्व होता रहना चाहिए या क्या प्रिंसिपल भी है? इसमें मैं बताता हूँ। इसमें क्या होता है कि एक टर्म होती है ड्राइंग पावर, ओके। जो आपके स्टॉक स्टेटमेंट्स जो रेगुलरली आपका व्यापारी सबमिट करता है बैंक में, उस पर डिपेंड करती है। तो आपको क्या करना है, तो ड्राइंग पावर कैलकुलेट करनी है उसके मंथली स्टॉक स्टेटमेंट्स को देखते हुए। अगर मान लीजिए बैंक में 90 दिन से या 3 महीने से ज़्यादा के स्टॉक स्टेटमेंट्स अवेलेबल नहीं है, तो ऑलरेडी वो अकाउंट आउट ऑफ ऑर्डर हो चुका है। बिल्कुल। ठीक है। दूसरा, अब आपके पास अवेलेबल है, तो आपने उसकी ड्राइंग पावर देख ली एंड आपने उसे कंपेयर किया उसके आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस से ओवर द ईयर जो रहा, और 90 डेज तक रेगुलर अगर वो ओवर ड्रॉन हुआ, तो वो आपका आउट ऑफ ऑर्डर माना जाएगा और उसे एनपीए कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा। सीसी लिमिट्स में एक और चीज़ होती है कि अगर उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है, हाँ जी, पहले 3 महीने का आपको एक्सटेंशन मिलता था, फिर एक 3 महीने का एक्सटेंशन और एक और मिलता था। अगर 180 दिन से ज़्यादा भी उसका रिन्यूअल नहीं हुआ है और वो एडहॉक बेसिस पे चल रही है, तो भी वो अकाउंट एनपीए में शिफ्ट हो जाता है। एनपीए में शिफ्ट है। मतलब हमें सीसी लिमिट की बात करें तो ध्यान रखना है कि 90 दिन में इंटरेस्ट सब हमारा हो जाना चाहिए। अच्छा, कई लोग कहते हैं सीसी लिमिट में टर्नओवर भी होना चाहिए, क्योंकि लिमिट जो सर्व होती है जी वो टर्नओवर की 20% होती है। जी, तो क्या टर्नओवर भी एक क्राइटेरिया हो सकता है हमारा लोन एनपीए होने का? बिल्कुल। इसके लिए अब जैसे बैंक्स भी आपसे, हम लोग जब रेगुलर प्रैक्टिस में हैं तो देखा होगा क्लाइंट से रेगुलर बेसिस पे जीएसटी टर्नओवर मांगती है, बिल्कुल। और उसमें जो ये जब हम फाइल इसकी खोलते हैं
तो हमें देखना है कि सैंक्शन किस आधार पे हुआ है। तो उसमें एक कंडीशन होती है कि यू हैव टू रूट 90% ऑफ योर टर्नओवर थ्रू दिस बैंक अकाउंट ओनली। बिल्कुल। तो वो भी एक कंडीशन है, और ये आप EWS अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के तरीके से ले सकते हैं कि इसमें अगर पूरा टर्नओवर नहीं हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें कहीं ना कहीं सिक्योरिटी इरोड तो नहीं हो गई है। तो इस पे प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है और इसमें और डिगिंग करनी है कि कहीं ये NPA में स्लिप तो नहीं हो स्लिप तो नहीं जाएगा। हो रहा है। मतलब मोटा मोटा हमें ध्यान रखना है 90 दिन में इंटरेस्ट सब हो जाए, 180 डेज में रिन्यूअल हो जाए, 3 महीने के स्टॉक स्टेटमेंट फाइल में अवेलेबल होने चाहिए, 3 महीने उससे ज़्यादा के अवेलेबल होने चाहिए। अगर इन चीज़ों को नहीं फुलफिल करता है तो वो NPA में ट्रांसफ़र कर देना चाहिए, उसका प्रोविज़न उसके अकॉर्डिंग बनाया जाएगा। बात करते हैं ओवरड्राफ्ट अकाउंट की सर। ओवरड्राफ्ट अकाउंट ऑलमोस्ट बैंक्स में मिल जाते हैं हमें। जी। ओवरड्राफ्ट में सर क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? जैसे OD अगेंस्ट एक तो प्रॉपर्टी होती है, एक OD अगेंस्ट रेगुलर FDRs होती है। तो रेगुलर FDRs में तो आपको बेसिक 2-3 चीज़ें याद रखनी है कि वो FD बैंक के पास है और उस पर लीन है ऑन द सिस्टम, बिल्कुल। और वो उसके 90% से ज़्यादा की नहीं होती है नॉर्मली, तो वो फुल सिक्योर्ड ही मानी जाती है। सेकेंड थिंग इज दिस कि OD अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी होती है उसमें आपको ध्यान रखना है कि वैल्यूएशन जो हुई है वो रजिस्टर्ड वैल्यूअर और बैंक के एम्पैनल्ड वैल्यूअर से हुई है, और नॉर्मली वो हर 3rd ईयर में होना ज़रूरी है। उसका रिन्यू 3 साल में होना ही होना है, और उसी के हिसाब से उसकी OD की लिमिट डिसाइड होनी चाहिए। जैसे कई केसेस में हम लोग देखते हैं कि FD के अगेंस्ट में OD होती है तो जी। हम लोग बहुत नॉर्मल सा बिहेव करते हैं, FD है कुछ नहीं होगा। जी। लेकिन मैंने प्रैक्टिकल कई केसेस में देखा है, हमारी 1 लाख की FD है जी। और उस पर हमने 90,000 का एडवांस लिया हुआ, OD लिया हुआ है, लेकिन उसका इंटरेस्ट लगने के बाद वो 1 लाख क्रॉस कर गई है। सर ऐसा बहुत रेयर केस में रहेगा, या ऐसे केस में रहेगा कि वो FD काफ़ी पुरानी चलती हुई आ रही है, वो भी ऑटो रिन्यू पे चल रही है, और FD का लोन भी ऑटो रिन्यू पे चलते जा रहा है। नॉर्मली इस केस में क्या होता है कि आपके क्लाइंट की, मतलब बैंक के क्लाइंट कस्टमर की, उस पर एक अथॉरिटी होनी चाहिए कि हाँ मैंने ये लोन दोबारा रिन्यू कराया है और FD भी रिन्यू कराई है, और उसका लीन हमेशा होना चाहिए। एंड नॉर्मली ये सिस्टम ही इसको वेरीफाई कर देता है कि 90% से ऊपर ये कभी भी जा नहीं सकता। ओके, मतलब आप कह रहे हो इंटरेस्ट लगने के बाद कभी मैक्सिमम भी 90 जानी हाँ जी, चाहिए। वो कभी भी ओके। उसके ऊपर नहीं जा सकती। ठीक है, तो OD में हम लोग ने दोनों बातें क्लियर कर ली। अब बात करते हैं टर्म लोन की। जी। टर्म लोन बैंक बहुत ज़्यादा फाइनेंस करता है, तो जी। टर्म लोन में हमें, टर्म लोन वो लोन होते हैं जिसमें हमारी इंस्टॉलमेंट्स बन जाती हैं, जी। तो उसमें क्या कंडीशंस होती हैं सर? उसमें भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कॉमन थिंग रहती है CC की तरीके से, जैसे 90 दिन का ही उसमें भी टाइम पीरियड होता है कि 90 दिन तक उसकी सर्विंग हो जाना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको उसके NPA नॉर्म्स हिट करते हैं। और टर्म लोन्स नॉर्मली किसी न किसी एसेट के अगेंस्ट में होता है, जैसे कि कार लोन या हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन होगा तो वही अगेन रजिस्ट्री, ओरिजिनल रजिस्ट्री आपके पास होनी चाहिए, प्रॉपर वैल्यूएशन होना चाहिए। अगर टर्म लोन है फॉर कंस्ट्रक्शन तो वैल्यूअर की रिपोर्ट, आर्किटेक्ट की रिपोर्ट उसमें लगी हुई होनी चाहिए, BDA से अप्रूव नक्शा होना चाहिए। एंड टर्म लोन अगर कोई व्हीकल है तो उसकी RC, इंश्योरेंस एंड इनवॉइस ये आपके पास होनी RC चाहिए। में HP भी चढ़ा होना चाहिए। बिल्कुल RC में हाइपोथिकेशन ऑफ दैट बैंक बिल्कुल चढ़ा हुआ बिल्कुल होना बड़ा चाहिए। होना चाहिए। ठीक। इंश्योरेंस में भी इंश्योरेंस में भी मार्क करते हैं, हाइपोथिकेशन मार्क होके और आता उसमें है। लोग कहते हैं कि एक चाबी भी ब्रांच मैनेजर के पास होनी चाहिए उस व्हीकल की। नहीं, ये चीज़ सही नहीं है जो मेरी नॉलेज में है। अभी तक ऐसा केस नहीं आया है। अगर आपसे मांगा है तो गलत मांग लिया। नहीं, मैंने एक जगह पढ़ रहा था मैं इनके व्हीकल लोन के नॉर्म्स में, तो हाँ। उसमें रूल है कि, मतलब मैंने जो पढ़ा हाँ। उसमें एक चाबी भी ब्रांच मैनेजर के पास उसकी होनी चाहिए, साथ में उस व्हीकल की मैनेजर के और ओनर के साथ फोटो भी होनी चाहिए। ये बिल्कुल सही है। सेकंड पॉइंट बिल्कुल सही है कि अब जैसे ही आप व्हीकल अपने शोरूम से निकाल रहे हैं तो उसमें व्हीकल का चेसिस नंबर मैनेजर के रिकॉर्ड्स में होना चाहिए। वो तभी हो सकता है जब गाड़ी आपके पास हो, साथ में एक उसका प्रूफ कि मैनेजर ने ही इस चीज़ को वेरीफाई किया कि गाड़ी ले चुका है ओनर। तो इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए फ़ोटो ज़रूरी हो गई है। ठीक है, कुल तो हम लोगों ने ऑलमोस्ट जितने लोन हमारे इस एरियाज में चलते हैं हमने वो कर लिया। केवल फॉरेन और फॉरेन स्टोर्स हमने उसमें भी कवर नहीं किया है। एक सर
हमारे इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कंटीजेंट लायबिलिटी का। कंटीजेंट लायबिलिटी मीन संभावित लायबिलिटी, संभावित दायित्व जो हमें लगता है कहीं ना कहीं फ्यूचर में हमारे ऊपर पड़ सकती हैं, कंडीशनली होती हैं ये। तो जो लीगल केसेस पेंडिंग हैं, जिनके केस चल रहे हैं, जो लोन का रीपेमेंट नहीं कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो लीगल केसेस पेंडिंग में हमारे को क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए सर? ये आपका सवाल बहुत सही रहा है, क्योंकि अभी प्रीवियसली मैं जिस बैंक के में एम्पैनल्ड हूँ उसकी आज ही एक मीटिंग चल रही थी। तो लास्ट ऑडिट में ये सेंट्रल ऑडिटर्स ने ये पॉइंट निकाला है कि कंटिंजेंट लाइबिलिटीज़ के बारे में ब्रांच ऑडिटर्स बहुत ज़्यादा लेथार्जिक हैं, या वो बहुत ज़्यादा इस पे गौर नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये फाइनेंशियल्स को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं कर रहा है। लेकिन इसमें हमको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि जैसे कोई भी अगर एनपीए अकाउंट ऑलरेडी हो चुका है, या कोई बैंक गारंटी हमने दी है, वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है। बैंक गारंटी अगर हमने दी है, कोई एलसी दी है, तो उस पे एलसी कभी एम्बोस तो नहीं हुई, कभी उसको एनफोर्स तो नहीं किया गया। अगर किया गया तो उसकी लाइबिलिटी को कैसे फाइनेंशियल्स में बुक किया गया, इसका ट्रीटमेंट हमको हर क्वार्टर एंड पे चेक करना चाहिए ड्यूरिंग आवर ऑडिट। हम मतलब लीगल केस की हम लोगों को अगर वो ब्रांच लेवल पे है तो ब्रांच से एक लिस्ट ले लेनी चाहिए। बिल्कुल। और अगर वो जोनल लेवल पे केस चल रहा है तो जोनल लेवल से भी हमें लिस्ट लेके अपनी कंटीजेंट लायबिलिटी कंफर्म करनी चाहिए। ऐसा ना हो कभी इन फ्यूचर बहुत बड़ी लायबिलिटी क्रिएट हो जाए और ब्रांच हमारी लॉस मेकिंग ब्रांच बन जाए। बिल्कुल। ये भी होता है सर, जैसे हम लोग एमओसी डालते हैं तो एमओसी बैंक वाला इफेक्ट करता है। मान लीजिए मैंने पिछले साल एमओसी डाली, वो आज तक इफेक्ट ही नहीं करी गई जी। तो क्या ये ब्रांच ऑडिटर जो करंट ईयर का है उसकी जिम्मेदारी है चेक करने की प्रीवियस एमओसी इफेक्टेड हुई है नहीं हुई है? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने ये बात करी थी कि जब हम बैंक के अंदर घुसते हैं तो हमें प्रीवियस ऑडिटर की भी रिपोर्ट चेक करनी है, और उसमें ये भी चेक करना है कि जो अगर उसने कोई एमओसी वहाँ प्रपोज करी थी तो उसका आफ्टर इफेक्ट दिया गया कि नहीं दिया गया, और अगर उसका नहीं दिया गया तो उसके बेसिस पे रीजंस क्या थे, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। और ये हमारे फाइनेंशियल ईयर में आता है, इसलिए मतलब एमओसी का इफेक्ट भी अगर कुछ है तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक करिए कि एमओसी का इफेक्ट बिल्कुल सही जैसे एमओसी भरी गई थी उस अकॉर्डिंग किया गया है या नहीं किया गया है। जी। एक और चीज़ थी सर, जैसे कोई एनपीए केसेस हमारे हो जाते हैं तो एनपीए का मतलब तो वो कहीं ना कहीं वो अकाउंट हमारी लिस्ट से बाहर हो गए, तो क्या उसमें भी हमारे को वैल्यूएशन से रिलेटेड कोई बातें ध्यान रखनी है? बिल्कुल। जो अकाउंट्स एनपीए सिस्टम ने कर दिए हैं या प्रीवियस ऑडिटर्स अपने एमओसी में देके गए हैं, जो एनपीए की लिस्ट है, वो एक ऑडिटर को ज़रूर लेनी चाहिए कि उन एनपीए अकाउंट्स में अभी तक क्या हुआ, और उनकी मेरे हिसाब से फाइल ज़रूर निकलवा लें, ताकि क्योंकि एनपीए में आरबीआई की गाइडलाइंस है कि हर तीसरे साल में उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन होनी चाहिए। कई केसेस में हमने ये देखा है पीछे जाके कि वो चीज़ नहीं हो रही है, वो एडर नहीं होती है, तो इसलिए रिपोर्टेबल आइटम है, ये हमारे रिपोर्ट में काम में आता है। चलिए बात करते हैं फिक्स एसेट्स को लेके। तो फिक्स एसेट्स जो होती हैं ब्रांच की, वो हमारे को कैसे वेरीफाई करनी चाहिए, और डेप्रिसिएशन भी क्या हमें चेक करना चाहिए? देखिए, वैसे तो डेप्रिसिएशन आज के ज़माने में सिस्टम बेस्ड है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज एन ऑडिटर एक तो फिक्स एसेट्स को फिजिकली वेरीफाई करने की है, एंड हाँ, अभी भी हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि डेप्रिसिएशन गलत लगा हुआ होता है, या कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर्स को एसेट बना लिया जाता है जो एसेट की कैटेगरी में नहीं आने चाहिए थे, जो फुल्ली राइट ऑफ होने चाहिए थे। मतलब कैपिटल एसेट्स नहीं कैपिटल है, एसेट्स लेकिन नहीं है, और capital रेवेन्यू बेसिस के हैं जिसको कैपिटल बना लिया गया। गया। तो इसको देखना है। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कभी कभी एक ब्रांच दूसरी ब्रांच में मर्ज हो जाती है, या एक ब्रांच के अंदर एसेट दूसरी ब्रांच से ट्रांसफर होते हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन और उसकी जो WDV इनकॉर्पोरेट करी गई है यहाँ के एसेट्स में, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। वो देखना, ओके। और टीडीएस और टीसीएस को लेके क्या सर हम लोग को बातें ध्यान रखनी चाहिए? देखिए, अगर हम स्टैच्यूटरी ऑडिटर के साथ साथ टैक्स ऑडिटर भी हैं उस ब्रांच के, तो हमारे टीडीएस के प्रोविजंस को चेक करना भी एक टैक्स ऑडिटर के जिम्मेदारी होती है। तो उसकी हमें पूरी कंप्लाइंस चेक करनी है। नॉर्मली टीडीएस सेंट्रलाइज बेसिस पे है, तो हमें बस ये चेक करना है कि जो टीडीएस एप्लीकेबल होना चाहिए था जिन खर्चों पे, वो हुआ है कि नहीं हुआ है, उस पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। और टाइम से जमा हुआ है, टाइम से जमा होना, ये सेंट्रलाइज लेवल पे हो चुका है, तो वो सीधा सेंट्रल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। जीएसटी के केसेस में भी सेंट्रलाइज हो चुका है, बस उसमें भी हमको ये ध्यान रखना है कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी, जैसे कभी अभी आरसीएम के केसेस होते हैं, तो उस पर आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी है कि नहीं। आरसीएम मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, अगर किसी जीएसटी पे एप्लीकेबल हो रहा है तो जीएसटी उसको भी हमें ध्यान देना है। तो ये तो हमने बात कर ली बैंक ऑडिट के जो हमें बातें ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं LFAR के बारे में। जी।
लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट हम लोग को फाइल करना होता है पूरी डिटेल्स, वो अलग एक अलग ही ऑडिट है। तो उसमें सर पहला पॉइंट हमारा आता है कैश ऑडिट को लेके। जी। तो कैश ऑडिट का मतलब है कि हमें वहाँ जाके कैश गिनना है, क्या करना है, मतलब हम कैश को कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली जब हम बैंक में ऑडिट करने जाते हैं तो 31 मार्च तो निकल चुकी होती है। तो हम लोग जो अपने रेगुलर ऑडिट्स में काम करते हैं कि हम कैश को रिवर्स बेसिस पे चेक करते हैं। दूसरा, बैंक्स में क्या है, क्योंकि दिस इज पब्लिक मनी, तो इसकी हमको जो बेसिक चेक करनी है कि कस्टोडियन जो है वो एक तो नहीं है, वो डबल कस्टोडियन में होनी चाहिए, मेकर एंड चेकर थी। दूसरा, हमें ये चेक होना चाहिए कि जो उनकी कैश बुक बता रही है बैलेंस, वही हमारी रिवर्स से आ रहा है, और रेंडमली हम एंड ऑफ द डे में उस चीज को चेक भी कर सकते हैं रिवर्स बेसिस पे। मतलब कैश में हमें बेसिकली उनका रजिस्टर, जी, जो कैश बुक है वो जी, प्रॉपर दोनों साइन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं जी, वो दो की है, दोनों कस्टोडियन के पास अपनी अपनी की है कि कभी ट्रांसफर तो नहीं हुआ, उसमें साइन जी, वगैरह है या नहीं है, और रिवर्स बेसिस पे हम कैश वेरीफाई भी कर सकते हैं। और एक बहुत कभी कभी मैंने देखा है बेट मनी एक होता है, वो कैश में रखा जाता है कि अगर कल को कोई फ्रॉड कुछ हो जाए तो वो बेट मनी हमें रिकवरी करा सके। बेट मनी वो मनी है जो सीरियल वाइज नोट रखे जाते हैं और वो कभी पकड़ा जाता है तो उन सीरियल वाइज नोट से कैप्चर कर लिया जाता है। तो बेट मनी भी हमें क्या करना चाहिए कैश ऑडिट में? बिल्कुल देखना चाहिए कि कहीं वो वहाँ पे है भी कि नहीं है। हाँ, तो बेट मनी भी होना चाहिए। बिल्कुल। और एक सेकंड पॉइंट आता है बैलेंस विद आरबीआई। कई बार क्या होता है कि हमारा अकाउंट, हमारे बैंक का अकाउंट किसी और बैंक में भी होता है, किसी और बैंक का हमारे बैंक में भी होता है, ऐसी जी। चीजें चलती हैं। बैलेंस विद आरबीआई, एसबीआई और अदर बैंक्स, जी, तो उसमें हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए? उसमें विनीशी ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हमारा अकाउंट किसी और बैंक में है या किसी और बैंक का ब्रांच का अकाउंट हमारे इसमें है, तो हमें एक तो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट उस दूसरी ब्रांच से मिल जाना चाहिए, और बैंक अकाउंट का कंफर्मेशन। और अगर रिकन्सिलिएशन में कोई एंट्रीज हैं तो वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली हैं कि वो कोई लॉन्ग पीरियड से कैरी ओवर तो नहीं होके आ रही हैं। मतलब वो लास्ट में आके अकाउंट हमारा वेरीफाई हो जाए, और उसके लिए हमें सर्टिफिकेट भी ब्रांच मैनेजर से लेना है और दूसरी ब्रांच से भी लेना है, और उसको वेरीफाई भी करना है कि कोई भी एंट्री ज़्यादा टाइम तक उसमें पेंडिंग तो नहीं थी। तीसरा पॉइंट हमारा आता है मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। इसमें सर क्या क्या देखना होगा हमें? इसमें ये मेरे ख्याल से पहले इस रिपोर्ट में, इस हेडिंग में बहुत रिपोर्टिंग्स होती थी, बट अब ये मेरे ख्याल से एक तरीके से विलुप्त हो गया है ये सेक्शन, तो अब नहीं आता है ये। नहीं आता ये, ओके। इन्वेस्टमेंट की हम बात करते हैं। इन्वेस्टमेंट अगर कोई ब्रांच डील कर रही है, सेल परचेज इन्वेस्टमेंट भी करती है, तो हमें उसमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी है सर? देखिए, इन्वेस्टमेंट्स नॉर्मली तो सेंट्रलाइज लेवल पे होते हैं या जोनल लेवल पे होते हैं, और उसमें अगर हमारे जिस पे हम कंसर्न ब्रांच है, अगर उसमें ऐसा कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है इन्वेस्टमेंट जो भी है उसकी कंफर्मेशन सेकंड जगह से, अगर उसके इन्वेस्टमेंट्स के बॉन्ड्स होंगे हमारे पास या रिकॉर्ड्स होंगे वो हमें कंफर्म करने हैं, और उसकी वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा डिग्रेड तो नहीं हुई है, हमें ये भी चेक करना है। एडवांसेस में एक लार्ज एडवांस की बात करते हैं, तो लार्ज एडवांस क्या होता है सर? लार्ज एडवांसेस, देखिए यही सबसे ज़्यादा एडवांसेस एक अर्निंग क्राइटेरिया है बैंक के लिए, जिस पे पूरी बैंक चलती है, तो इस पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आरबीआई ने हमको ये जो लॉन्ग फॉर्म ऑडिट रिपोर्ट दी है, इसमें इनकॉर्पोरेट करने के लिए दिया है कि जो हमारे ब्रांच के टोटल एडवांसेस का 10% का आउटस्टैंडिंग अकाउंट होगा या 2 करोड़, जो भी ज़्यादा है, उस अकाउंट को डीपली स्टडी करने के लिए हमको कहा गया। ओके जी, तो वो हमको पूरा रिपोर्टिंग करनी है, उस अकाउंट को पर्टिकुलरली हमको कवर करना ही करना है, चाहे वो हमारे सैम्पलिंग में आया कि नहीं आया। मतलब ओवरऑल एडवांसेस के 10% हमें जो देखने हैं, और 10 करोड़ जो भी लिमिट है इसमें, हाँ, उसमें उसके कोई हिसाब से इंडिविजुअल अकाउंट को हमें वो बहुत डीपली चेक करने हैं। जी, बिल्कुल। ये तो हमने ऑलमोस्ट बैंक ऑडिट और एलएफएआर के बारे में बात कर ली। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है रेवेन्यू लीकेज। जी, क्या स्टैट्यूटरी ऑडिटर की जिम्मेदारी है रेवेन्यू लीकेज निकालना? बिल्कुल जिम्मेदारी है, क्योंकि आयरेक नॉर्म्स हमको ये बात करते हैं कि एक तो हो गया इनकम रिकॉग्निशन, एक हो गया कि बैंक के सिस्टम्स अभी भी जैसे सेंट्रलाइज तो हो गए हैं, सीबीएस सिस्टम में आ गए हैं, तो नॉर्मली सब कुछ कवर हो जाता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे मैनुअल इंटरवेंशन अभी भी है। जैसे मैं आपको कहूँ तो इसमें आप 2 चीज़ें समझ सकते हैं कि सेविंग अकाउंट में जो बैंक चार्जेस लगते हैं, लॉकर रेंट लगता है, या आपकी कोई नया लोन क्रिएट हुआ
उस पे प्रोसेसिंग चार्जेस लगे, स्टॉक ऑडिट वहाँ का हुआ, स्टॉक ऑडिट होता है उसके चार्जेस हैं। ये वाली जो चीज़ें हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं मैनुअल इंटरवेंशन में आती हैं। बहुत ज़्यादा है सर। हम लोग जहाँ पे भी ऑडिट करते हैं वहाँ पे रेवेन्यू लीकेज तो लाइन लगा के निकल बिल्कुल जाती निकल है। जाती है। ये आप तो बस रैंडम बेसिस पे भी अगर कहीं भी छुएंगे तो इसमें आपको बहुत चलिए ज़्यादा रेवेन्यू चीज़ें लीकेज में मिलेंगी। हम फटाफट अगर बात करें तो कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जो रेवेन्यू लीकेज हमारे निकाल सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो जो भी इस साल में नए नए अकाउंट्स आपने सैंक्शन करे हैं, आप उनकी फाइल्स निकलवा लीजिए। उसमें आप सैंक्शन लेटर को पढ़ेंगे और साथ में बैंक अकाउंट का आपका स्टेटमेंट होगा। आप उन दोनों को कंपेयर करेंगे, आपको तुरंत स्टॉक ऑडिट के चार्जेस नहीं लगे हुए मिलेंगे, इंश्योरेंस के चार्जेस नहीं लगे हुए मिलेंगे या प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगे हुए मिलेंगे। तो इनमें ये वाले एक पक्के आपके सोर्सेज बन सकते हैं। दूसरा, जो सेविंग अकाउंट्स हैं जिनका बैलेंस कम था, जिसकी वजह से लॉकर रेंट डेबिट नहीं हो पाया और वो माइनस में नहीं गया, तो ये आपको देखना है कि ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सेविंग अकाउंट माइनस में जा नहीं सकता और उसने लॉकर रेंट जिसकी वजह से इसको ड्यू नहीं किया। ये हमको चेक करना है। मतलब रेवेन्यू लीकेज में मुझे लगता है कि हम लोग अगर लोन जो हुए हैं हम उसकी अगर फाइल THT या जिस फॉर्मेट में मिलती है ले लें जी उसको हम एक्सेल में कन्वर्ट कर लें जी और एक्सेल में RBI के जितने भी नोटिफिकेशंस हमारे उसके ऊपर प्रोसेसिंग चार्ज, फाइल चार्ज, इन सबको लेके जितने भी हैं उन सबको एक्सेल में अगर हम फॉर्मूला लगा के सेट कर लें तो जी। हमारे बहुत लिमिटेड अकाउंट्स निकल आते हैं जिसको हम बहुत इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि इसमें प्रोसेसिंग फीस, फाइल चार्ज, रिन्यूअल चार्ज या अगर क्रेडिट रेटिंग हुई है तो उसका चार्ज और पैनल इंटरेस्ट भी चेक करने के लिए वो ऑनलाइन उसमें सिस्टम में जाके टिक करना होता है, तब पैनल इंटरेस्ट चार्ज होता है। जी कई बार पैनल इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो रहा होता और हम देखते हैं, हम कहते हैं सिस्टम कर रहा है, तो हमें ये सारी बातें ध्यान रखनी है जिससे हमारा रेवेन्यू लीकेज भी निकल आए। जी तो मुझे लगता है वैभव सर हमने ऑलमोस्ट बैंक ऑडिट को लेकर सारी बातें कवर कर ली हैं और फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई बात ऐसी है जो हमारे को डिस्कस करनी चाहिए या आपको किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ हमारे कमेंट बॉक्स में पिंग कर सकता है। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक बटन होता है बेल बटन, उसको सब्सक्राइब करिए, उस बटन को क्लिक करिए जिससे अगली कोई भी वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और सर मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आपने बहुत समय निकाल के बताया और बैंक ऑडिट इतना आसान भाषा में हम लोग सर ने इतना आसान बता दिया है कि शायद अब कोई बैंक में जाएगा तो उसका माइंड बिल्कुल क्लियर होगा उसने क्या क्या करना है बिल्कुल। और मैं इसी के साथ कहूँगा हैप्पी बैंक ऑडिट। ऑल द बेस्ट।